वक्फ संशोधन मामले पर फैसला आने से पहले ही दिल्ली वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा वाला झटका लगा है। उसके दावे को खारिज कर दिया है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल शुरू करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि सवाल पैदा होने लगा है कि क्या मोदी सत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट, अदालतें, न्यायपालिका, इन सब का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये लोग खुलेआम डंके की चोट पर मनमानी करते रहेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी कि क्या ट्रंप के व्यापारी मित्र को भारत से जो चाहिए था वो मिल गया है। क्या पिछले कई हफ्तों से जिस तरह से ट्रंप मोदी सत्ता पर दबाव बनाए हुए हैं उसका इनाम मिल गया है, क्योंकि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ऐलान किया है वो इसी तरफ इशारा करता है। साथ में चर्चा ये भी करेंगे कि किस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के एमएलसी को यानी नफरती भाजपाई को जोरदार झटका दिया, माफी मांगने का आदेश भी दिया। उधर देश के 16 विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त पत्र लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और इसके बाद उठ रहे सैकड़ों सवालों के दौरान हमारे 56 इंची गायब रहे, मगर पीएम के रूप में असफलता को ढकने के लिए, सेना के शौर्य पर वोटों का कटोरा टिकाने के लिए इन्होंने 24 घंटे मेहनत किया है। सच में बहुत मेहनती आदमी है। यकीन नहीं हो रहा है ना? थोड़ी देर रुकिए, पता चल जाएगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या मोदी सत्ता सच में चाहती है कि देश के अल्पसंख्यक अनपढ़ गंवार रहें, जो पहले से पढ़ लिख गए हैं उनको किसी बहाने जेलों में डाल दिया जाए, उन्हें बर्बाद किया जाए, और जो अभी पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई तबाह कर दी जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, ये आपके चैनल की मजबूती के लिए जरूरी है। यूट्यूब कहता है कि जब आपके दर्शक वीडियो को पूरा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी चैनल आगे बढ़ेगा। अब सबसे पहले बात शिक्षा की करते हैं, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और यदि नहीं पढ़ेगा इंडिया तो जाति और धर्म के नाम पर लड़ेगा इंडिया, मरेगा इंडिया, सड़ेगा इंडिया। मगर शर्मनाक ये है कि सरकार ही नहीं चाहती कि देश के युवा पढ़ें, लिखें, शोध करें, ज्ञानी बने, देश आगे बढ़े। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। मौलाना आजाद फेलोशिप के तहत अल्पसंख्यकों को जो वजीफा दिया जाता है वो पिछले कई महीनों से नहीं मिला है। पीएचडी कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के कई शोधकर्ताओं को दिसंबर 2024 से अब तक वजीफा नहीं मिला है, जो हर महीने मिलना चाहिए। सोचिए, 6-7 महीने का समय ये लोग किस तरीके से अपना खर्चा चला रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। कई शोधकर्ता ऐसे भी हैं जिन्हें दिसंबर 2024 के पहले भी वजीफा नहीं मिला। और ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप भारत में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन सबको आर्थिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लेकिन पिछले कई महीने से जब इन लोगों को अपने हक का पैसा नहीं मिल रहा है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये शोधकर्ता काफी परेशान हैं। जिन्हें पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाना चाहिए वो एक एक पैसे के जुगाड़ में लगे हुए हैं, इधर उधर से उधार लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। शोध कार्य ठप पड़ा हुआ है, किताब खरीदने और फील्ड वर्क करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जिस तरीके से मोदी सत्ता में सन्नाटा मारे रखा है, शोधकर्ताओं को लगता है कि ये फेलोशिप जानबूझकर रोकी गई है। ध्यान रखिएगा, जानबूझकर रोकी गई है, क्योंकि मंत्रालय के अधिकारियों ने उनसे कह दिया कि फेलोशिप छोड़ दो और दूसरी योजनाओं की तलाश करो। इस मामले पर अब तक 3 सांसदों ने मोदी सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर ध्यान देने का अनुरोध किया भी, मगर सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। बात कर रहे हैं जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप की। जेआरएफ के लिए 37,000 प्रति महीना और एसआरएफ के लिए 3 सालों तक 42,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। वायर की ये रिपोर्ट बता रही है कि दिसंबर 2023 तक कुल 1466 शोधकर्ता इस फेलोशिप का लाभ ले रहे थे, यानी पढ़ाई कर रहे थे, शोध कर रहे थे। सरकार ने 2022-23 की अवधि के दौरान इस फेलोशिप को समाप्त कर दिया। साल 2025-26 में केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट की कमी कर दी, वो भी लगभग 5% की, 45 करोड़ से घटाकर 42.84 करोड़ पर ले आए। द वायर ने लिखा है कि देश भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों में हमने शोधकर्ताओं से बात की। शोधकर्ता काफी परेशान है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक बोझ के कारण रिसर्च मुश्किल होता जा रहा है। अपनी रिपोर्ट में द वायर ने कई शोधकर्ताओं की समस्याओं को शामिल किया है और बताया है कि किस तरीके से देश का मजबूत भविष्य सरकार की नाकामी और कथित साजिश के कारण बर्बाद हो रहा है। अब जरा सोचिए कि भारत में सैकड़ों शोधकर्ता जब पीएचडी करेंगे, विद्वान बनेंगे, तो इससे किसका फायदा होगा?
इस देश का, हमारे आपके बच्चों का, हमारे भविष्य का। मगर ये कितने शर्म की बात है कि जिस देश का प्रधानमंत्री बेमतलब की रैलियों कार्यक्रमों में करोड़ों अरबों रुपया फूंक देता है, जिसका कोई रिजल्ट देश को नहीं मिलता, जहां का प्रधानमंत्री एक से बढ़कर एक महंगे विदेशी ब्रांड की चीजें प्रयोग करता है, जहां का प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ की जहाज में उड़ता है, जो देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दंभ भरता है, जो विश्वगुरु बनने की आसमानी बातें करता है, उस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र शोध नहीं कर पा रहे हैं। और ये मामला सिर्फ उन्हीं का नहीं है, बारी बारी से सबको परेशान किया जाता है, पढ़ाई लिखाई बाधित की जाती है, सरकार उनके हक का पैसा नहीं दे रही है। क्या हम सब के लिए ये डूब मरने की बात नहीं है? जिस देश में आम आदमी का LIC का पैसा प्रधानमंत्री के परम मित्र सेठ को 5,000 करोड़ रुपया दे दिया जाता हो, जनता के दम पर बनी तमाम सार्वजनिक कंपनियों को औने पौने दामों पर इधर उधर बांट दिया जाता हो, जहां लाखों करोड़ रुपया धन्ना सेठों का माफ कर दिया जाता हो, उस देश में रिसर्च करने पढ़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सोचिए, साल 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 43 करोड़ का बजट रखा, वो भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि इतने पैसे में हिसाब लगाएंगे तो अपना विश्वगुरु एक कार्यक्रम भी नहीं कर पाता होगा, इससे ज्यादा खर्च होता होगा। बहरहाल टेंशन मत लीजिए, जब नहीं पढ़ेगा इंडिया तबे तो आपस में लड़ेगा इंडिया, और जब तक लड़ेगा इंडिया तब तक विश्वगुरु का फिजूल खर्च भरेगा इंडिया। लगे हाथ एक बात और याद दिला दें, ये पहली बार नहीं है जब रिसर्च करने वालों को फेलोशिप नहीं मिल रही है। इस तरह की चीजें आए दिन सामने आती रहती हैं। सोचिए, जो देश शिक्षा का बजट घटा रहा हो उसका भविष्य कितना कबाड़ा होगा। मेरे शब्द आपको कठोर लग रहे होंगे, मगर यही सच है। आदत डाल लीजिए सुनने की। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद सीज फायर से उठे तमाम सवालों का जवाब देने की हिम्मत आज तक नहीं हुई, और एक से बढ़कर एक झूठ बोलकर मोदी प्रचार करने उतर पड़े। 8 दिन में 9 रैलियां की, 6 राज्यों में अभियान चलाया। यह बात है कि गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, छेद बहुत बड़ा हो चुका है। अब आम जनमानस पर इन कार्यक्रमों का, इन रोड शो का कोई असर नहीं हो रहा। बड़े से बड़ा अंधभक्त भी पूछ रहा है कि सीज फायर क्यों हुआ, और हुआ भी तो उसका ऐलान ट्रंप ने क्यों किया। उधर 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को संयुक्त पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलवाने की मांग किया है। दवायर लिख रहा है कि इस पत्र में पहलगाम हमले, पाकिस्तान के साथ संघर्ष, पुंछ, पुरी, राजौरी में नागरिकों की हत्या, युद्ध विराम की घोषणा और राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में राष्ट्र के सामने मौजूद गंभीर सवालों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और शिवसेना के सांसदों ने लिया था, और इस पत्र पर 16 पार्टियों ने हस्ताक्षर किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। मगर आप तो जानबे करते हैं, ये सत्ता में बैठे लोग बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े वाले। विशेष सत्र बुलवाने से बचने का जुगाड़ इन्होंने पहले ही निकाल लिया है। विपक्ष लिखता रहे लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सत्र नहीं बुलवाने पर कम बेइज्जती होगी, बुला लिया तो बचे खुचे वस्त्र भी उतरने का डर है। मगर सोचिए कि ये किस हद की बेहयाई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, न संसद के प्रति, न जनता के प्रति। मीडिया तो देश में बचा ही नहीं है। बाकी टेंशन मत लीजिए, फलाने कह रहे हैं तो अच्छे कर रहे होंगे। विपक्षी सांसदों का कहना है कि ये लेटर लिखना जरूरी था, क्योंकि सरकार ने 33 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजा। वो लोग क्या करके आए, पहलगाम हमले के बाद देश की स्थिति क्या है, इन सभी चीजों के बारे में सरकार को संसद में बताना चाहिए। अच्छा, लगे हाथ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस सरकार का मुखिया अपनी डिग्री के बारे में नहीं बताता, जिस सरकार का मुखिया PM केयर फंड में आए चंदे के बारे में नहीं बताता कि कहां फूंक दिया, वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में क्या जवाब देगा। बहरहाल पहले वक्फ बोर्ड मामले पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे कि कैसे एक हाई कोर्ट ने भाजपा के नफरती MLC को जोरदार झटका दिया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2010 में एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में संपत्ति का उपयोग 1947 से ही गुरुद्वारे के रूप में किया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड इसे वक्फ संपत्ति साबित नहीं कर सका। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार वहां गुरुद्वारा बन जाए तो उसे रहने दीजिए, वहां पहले से ही एक धार्मिक संरचना काम कर रही है, आपको खुद ही उस दावे को छोड़ देना चाहिए। यानी साल 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने दावे को साबित नहीं कर पाया। जिस मामले में विवाद था वहां गुरुद्वारा है। अपनी याचिका में बोर्ड ने दावा किया था कि विवादित संपत्ति एक मस्जिद है, जिसका नाम मस्जिद तकिया बब्बर शाह है, और बोर्ड ने दावा किया था कि मस्जिद अनादिकाल से अस्तित्व में है। अपने मुकदमे में वक्फ बोर्ड ने कहा कि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संपत्ति का मालिक बन गया। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि यह कोई वक्फ की संपत्ति नहीं थी, क्योंकि इसके मालिक मोहम्मद एहसान ने 1953 में इसे बेच दिया था। कुल मिलाकर जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले पर फैसला सुरक्षित है, उसी बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक झटका लगा है। हालांकि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर हां, हम अभी जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका लेना देना है, और बहुत तगड़े से है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
वक्फ के प्रशासकों से आग्रह किया है कि सरकार जो उम्मीद पोर्टल शुरू कर रही है, इसका प्रस्ताव ला रही है, ये ठीक नहीं है, इस पर काम न करिए और इसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड अवमानना याचिका भी दायर करेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल केंद्र सरकार 6 जून को वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि पोर्टल की स्थापना गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इनका कहना है कि ये पोर्टल उस संशोधन कानून पर आधारित है जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना कर रहा है। अब जरा समझिए कि ये पोर्टल है क्या। केंद्र सरकार द्वारा एक डिजिटल शुरुआत है जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत पंजीकरण और मैनेजमेंट है। सरकार का यह दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी, अवैध कब्जे रुकेंगे। इस पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के भीतर रजिस्टर करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन का काम राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से होगा। मोदी सत्ता का दावा यह भी है कि इससे गरीब मुस्लिम समुदाय, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को लाभ होगा। बाकी आप तो जानते ही हैं कि मोदी सत्ता महिलाओं और बच्चों का कितना लाभ करती है, वो भी खासकर मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का। मगर समझने वाली बात यह है कि जिस कानून को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, उसी आधार पर, उसी कानून के अनुसार सरकार ने पोर्टल क्यों और कैसे लॉन्च कर दिया। क्या ये मनमानी, दबंगई, गुंडई, बदमाशी नहीं है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात दिखाया जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है तो फैसला आने का इंतजार कर लेते। ऐसी क्या जल्दबाजी है? या फिर सरकार को पहले से मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है? मगर आप तो जानते हैं, फलाने हैं तो मुमकिन है, योजना चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी वक्फ बोर्डों से अपील किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस पोर्टल पर संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन न करें। बोर्ड ने मुतवल्लियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस तरह की किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए एक मेमोरेंडम सरकार को सौंपें। साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी साफ किया कि वो इस सरकारी कदम के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि सरकार का यह कदम वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को प्रभावित करता है, साथ ही साथ धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। मौलाना रहमानी ने कहा कि हम कानून के दायरे में रहकर वक्फ संपत्तियों को बचाने की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। ये जालिमों के खिलाफ मजलूमों की लड़ाई है। यानी सोचिए, सुप्रीम कोर्ट किस रास्ते जा रहा है और मोदी सत्ता किस रास्ते जा रही है। ये दुनिया की इकलौती सरकार होगी जो जबरदस्ती सबका भला करती है, जबरदस्ती लाठी मार मार के भला करती है। इसने जबरदस्ती किसान कानून लाकर किसानों का भला करने का प्रयास किया। किसान बेचारे 1 साल तक प्रदर्शन करते रहे, सैकड़ों की संख्या में शहादत हुई, फिर साहब आ गए माफी मांगने। इन्होंने जबरदस्ती अग्निवीर योजना लागू कर दिया। हालांकि देश के नौजवान कमजोर पड़ गए, सच कह रहा हूं, कमजोर पड़ गए, लड़ नहीं पाए, अपना हक और अधिकार ले नहीं पाए। ठीक उसी तरह से अब मुसलमानों को भी जबरदस्ती लाभ पहुंचाने के लिए, उनका भला करने के लिए मोदी सत्ता निकल पड़ी है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एलन मस्क की स्टारलिंक को जल्द ही भारत में परिचालन का लाइसेंस मिल जाएगा। यानी पिछले कई महीने से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मस्क का स्टारलिंक भारत में आएगा कि नहीं आएगा, तो अब कब आएगा, कैसे आएगा, उसका रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। सिंधिया ने बताया है कि वनवेब और रिलायंस को अब तक टेस्टिंग शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम दे दिया गया है। स्टारलिंक को भी लगभग मिल ही गया है। ये मानकर चलिए, इस मामले पर अब लोग कहने लगे हैं कि लगता है ट्रंप की हेकड़ी काम आ गई, उनके मित्र का धंधा भारत में सेट हो गया है। उधर नफरत की राजनीति के माध्यम से अपना धंधा सेट करने वाले तमाम भाजपाई बार बार यहां वहां से लताड़ खा रहे हैं। ये अलग बात है कि सुधरने का नाम नहीं लेते, क्योंकि सैया है कोतवाल तो डर काहे का। सैया सभी नफरतियों को बचा लेते हैं। सैया ने पूरे नफरतियों की गैंग बना रखी है, इसलिए नफरतियों का मन बढ़ा हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा था, कर्नाटक के भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार ने एक आईएएस अधिकारी को पाकिस्तानी बुलाया था। एक महिला आईएएस अधिकारी को मुस्लिम होने की वजह से, खाली मुस्लिम होने की वजह से भाजपाई एमएलसी ने पाकिस्तानी बोल दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि सीधे डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम से जाके माफी मांगो। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी किया कि यह बयान देने लायक नहीं था। आपने देखा कि मध्य प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किस तरीके से भाजपाई मंत्री को लपेटा। तो जब मौजूदा मंत्री को लपेटा जा सकता है तो आप उससे अलग नहीं है, ऐसे बयान नहीं दे सकते। जाइए और सीधे उस आईएएस अधिकारी से माफी मांगिए जिनके बारे में आपने अनाप शनाप बोला है। अब हाई कोर्ट की इस टिप्पणी और डांट फटकार से आप लोग ये समझने की भूल बिल्कुल मत करिएगा कि भाजपा के एमएलसी मान जाएंगे, सुधर जाएंगे। अगर ये लोग नफरती बयानबाजी बंद कर दें तो बेरोजगार हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। करेंगे क्या, है क्या इनके पास करने के लिए? कुल मिलाकर इनकी हालत वही है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। जूता खाते रहेंगे, घुस के तमाशा देखते रहेंगे और देश में आग लगाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।